हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। पिछली क्लास में अपन ने एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में कुछ क्वेश्चन किए, तो आपको सही ढंग से समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये है, अब कुछ आइसोट्रोपिक प्रोसेस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक एडियाबैटिक प्रोसेस के कुछ आइसोट्रोपिक प्रोसेस। ठीक, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ dq is equal to 3dw then find इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। अगर dq बराबर 3dw हो तो इक्वेशन ऑफ प्रोसेस बताइए। इक्वेशन ऑफ प्रोसेस का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आएगा, pv की पावर 3 आएगा, 4 आएगा, 1/2 आएगा, वो समय हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो dq बराबर होता है du प्लस dw। ठीक, और हमें दे रखा है dq बराबर 3dw, तो dq बराबर 3 dw की जगह उठा के मैं रख देता हूं dq माइनस du, ये मैंने उठा के रख दिया। ठीक, इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा, dq इक्वल टू 3dq माइनस 3du। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा 2dq इक्वल टू 3du, तो ये बना 2/3 dq इज इक्वल टू du। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2/3 dq को लिखा जा सकता है, चलो इसे dq रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं ncv dt। du को लिख देते हैं ncv dt, क्योंकि du का फिक्स फॉर्मूला होता है ncv dt। समझ आए चीजें। तो 2/3 या ऐसे लिखते हैं, तो लिख देते हैं 2/3 dq अपॉन n dt इज इक्वल टू cv। n dt को मैं डिवाइड में लेंगे, क्लियर बात है। dq अपॉन n dt किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था dq बराबर होता है nc dt, तो dq अपॉन n dt किसके बराबर होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट के बराबर c। तो ये निकल के आ गया 2/3 c इक्वल टू cv। ठीक है, समझ आए चीजें, क्लियर बात है। ये हमारे पास निकल के आ गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहां पे दिया होता 4 O2 गैस, क्वेश्चन में दिया होता ऑक्सीजन गैस के लिए बताना है। ठीक है, तो हम cv को आसानी से लिख सकते हैं ऑक्सीजन गैस के लिए। तो 2/3 c इक्वल टू cv होता है FR/2। ठीक, F कितना हो ऑक्सीजन के लिए 5, तो दिस इज 5R/2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास C की वैल्यू निकल के आ गई, C की वैल्यू निकल के आई 15R/4। कांस्टेंट निकल के आई, C देखो कांस्टेंट निकल के आया है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट निकल के आया है। इसका मतलब ये कोई आइसोट्रोपिक प्रोसेस है। ध्यान रखें, आइसोट्रोपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट होती है। लिख लेना, आइसोट्रोपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट होती है। तो C इक्वल टू 15R/4, R कांस्टेंट 15/4 कांस्टेंट, इसका मतलब एक आइसोट्रोपिक प्रोसेस है। यहां तक समझ आई चीजें। यहां तक आने के बाद हमें तो प्रोसेस की इक्वेशन बना दी थी। अब C का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, C का फॉर्मूला लिखाया था Cv + R/1 - x लिखाया था ना। तो C इक्वल टू Cv की वैल्यू FR/2 प्लस R/1 - x। C इक्वल टू F कितना 5R/2 प्लस R/1 - x, और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15R/4। ठीक, यहां से सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं इसको, तो भैया निकल के आएगा R से R कैंसिल आउट होगा, तो होगा 15/4 माइनस 5/2 इक्वल टू 1/1 - x। तो 10/4, तो ये बच गया 5/4 इक्वल टू 1/1 - x। 5 - 5x इक्वल टू 4, तो 1 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 1/5। x की वैल्यू आ गई 1/5। क्लियर बात है। x की वैल्यू अगर ये निकल के आ गई, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस PVx इक्वल टू कांस्टेंट। x की वैल्यू उठा के ये डाल दीजिए, तो ये निकल के आ गया PV की पावर 1/5 इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आए चीजें, क्लियर बात है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से अपन इक्वेशन ऑफ प्रोसेस पूछा था, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रोसेस निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लें इसको। तो ध्यान रखें भैया, आइसोट्रोपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर हीट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन और उन पे आना पड़ेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखें,
डेल्टा यू बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, तो डेल्टा यू जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होती है, इस चीज का भी ध्यान रखें। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितनी होती है, जीरो होती है, इस चीज का ध्यान रखें। लिख लेना भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस के पास ही लिख लेना, जहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में लिखा है उसके आसपास ही लिख लेना। अगला क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। N2 gas undergoes through a process whose molar heat capacity is alpha T square. Find equation of process. ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस है जो इस इक्वेशन के थ्रू क्या करती है, मूव करती है, एक्सपेंड होती है या कंप्रेशन होती है, तो आपको बताना है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। क्या यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे सी चेंज होगा। इसका मतलब ये आइसोट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, यानी अब हमें इंटीग्रेशन पे आना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। हम तो एक इक्वेशन जानते हैं, dq बराबर du प्लस dw। dq होता है ncdt, du होता है ncvdt और ये होता है pdv। ठीक, mc, c की जगह डाल दिया मैंने अल्फा टी स्क्वायर dt, c की वैल्यू उठा के रख दी। n नाइट्रोजन गैस है, c भी रहने देते हैं एक बार, चलो, प्लस p की जगह लिख सकता हूं nRT अपॉन v dv। समझ एक से, p की जगह रख दिया nRT अपॉन v, pv इक्वल टू nRT से, अरे pv इक्वल टू nRT तो p इक्वल टू आ गया nRT अपॉन v। मैंने t से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, t से डिवाइड करें, पहले तो n से m कैंसिल आउट होगा, t से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा अल्फा t dt, ये बनेगा cv dt by t और ये बनेगा r dv by v। समझ एक से, क्लियर बात है। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन करेंगे तो t dt का इंटीग्रेशन अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू cv ln t प्लस cv ln v। समझ एक से, क्योंकि dx by x का इंटीग्रेशन ln x। क्लियर बात है यहां तक। इसके बाद दिख रहा है कि दिख रहा है, इसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ln t की पावर cv, सही लिखा क्या मैंने, यहाँ पे cv था क्या, क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे cv था क्या, सॉरी, तो आगे बढ़े, सॉरी लाइट चली गई थी बीच में। तो अपन यहां पे देख लिया था अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 cv ln t प्लस r, यहां पे r था, r ln t, अल्फा टी स्क्वायर बाय 2, सॉरी, यहां पे देखें ये जो cv है ये ln t, t की पावर में चला जाएगा क्योंकि ln की प्रॉपर्टी होती है y ln x इक्वल टू ln x टू द पावर y, तो पावर में जाएगा और r भी r पावर में जाएगा। इसके बाद इन दोनों को दो फंक्शन ln में दो फंक्शन जब एडिशन में हो रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो t की पावर cv into v की पावर r इक्वल टू अल्फा t स्क्वायर बाय 2 प्लस k। इसको ये भी लिखा जा सकता है t की पावर cv v की पावर r ln को इधर ट्रांसफर करेंगे तो e टू द पावर अल्फा t स्क्वायर बाय 2 प्लस k। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बातें। तो इस तरह के क्वेश्चन खासकर इरोडो में दिए गए हैं, जेई एडवांस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, तो जेई एडवांस वाले ध्यान दें। वेरिएबल मोलर हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए हैं, नीट और जेई मेन के लिए क्वेश्चन नहीं है। समझ आई, इसलिए आगे बढ़े, नोट डाउन करें, इसको नोट डाउन करें भैया।
इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, सीट में मिलेंगे आपको जेई की। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरकन्वर्जन ऑफ एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना। आपको एक ग्राफ दिया होगा, उससे दूसरा ग्राफ बनाना होगा। जैसे कि शुरुआत करते हैं, आपको मान लो पीटी ग्राफ दे रखा है, ये कोई पीटी ग्राफ है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। इस तरह के दे रखा है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ए बी लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, दिस इज द सी। इस तरह का आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है। आपको कहा गया पीवी ग्राफ बना के बताएं। पीटी ग्राफ आपको दे रखा है, पीवी ग्राफ बना के बताएं। सही ढंग से समझने की कोशिश करें, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको ओनली आइडिया लगाना होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आइडिया लगाना पड़ेगा कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग लगा करें, केमिस्ट्री में भी करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन, तो हो सकता है आपने समझ लिए होंगे, आइडिया नहीं मुझे, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले पीटी ग्राफ है। पीटी ग्राफ में एपी प्रोसेस देखें। एपी प्रोसेस एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। जब कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करे, जब कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करे तो अपन लिखते हैं y प्रोपोर्शनल x, लिखते हैं नहीं लिखते। इसका मतलब एपी प्रोसेस फॉर एबी p प्रोपोर्शनल t, p प्रोपोर्शनल t है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो p प्रोपोर्शनल t, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अरे pv इक्वल टू nRT, तो p प्रोपोर्शनल t किसमें होता था, जब p प्रोपोर्शनल t होता था वॉल्यूम कांस्टेंट। समझ आए इसने, वॉल्यूम जब कांस्टेंट, गेलुसेक लॉ पढ़ाया था केटीजी के अंदर, आइसोकोरिक भी कह सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, p प्रोपोर्शनल t, ठीक है, p प्रोपोर्शनल t, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट इस लाइन के अलॉन्ग है, तो इक्वेशन हमारा ऐसा जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट के अलॉन्ग लाइन खींचेगी, वॉल्यूम ये इस लाइन पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। समझ आई। अब ए पॉइंट कौन सा होगा, बी पॉइंट। तुम बताओ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाने पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर किधर से किधर बढ़ेगा, ऊपर जाने पे। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और इधर एरो लगाना पड़ेगा क्योंकि ए से बी जाने पे, ए से बी जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी ए से बी जाने पे प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखें, एरो आइडिया नहीं लगाना सीधा, ए से बी जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ना चाहिए, और वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि p प्रोपोर्शनल t, ठीक। अब बात करें फॉर बी टू सी, बी सी सी प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, क्योंकि लाइन इसके लॉन्ग आ रही नहीं आ रही, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PV इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कैसा, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से B से C। अब बात करें B से C में, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बट प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। B से C की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ है। प्रेशर जब घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब एरो इधर लगेगा, इधर से इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो इधर वॉल्यूम कम है और इधर वॉल्यूम ज्यादा है। समझ आई, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इसके करस्पॉन्ड वॉल्यूम यहाँ आएगा, इसके करस्पॉन्ड। क्लियर बात है। बात करते हैं C से A प्रोसेस की। C से A प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है भैया, है कि नहीं। C से A प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं। प्रेशर अगर कांस्टेंट है और हमें प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल T, सही है। प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधा दिख ही रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन खींच दो, ये रहा प्रेशर कांस्टेंट, और साइकिल को कंप्लीट करना है तो इधर उधर लगा दो। आप देख भी सकते हैं C से A में प्रेशर, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम को भी कम होना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये हमारा PV कर्व बन गया PT से। समझ आई चीजें, आसान था क्या, आसान था। समझ आई चीजें। लिखें, अगला एक और एग्जाम्पल लेता हूं और क्लियरिटी होगी। समझ आई चीजें। अगला एग्जाम्पल हमारा ये है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है,
बोला क्या इसको, रेक्टेंगल टाइप का है। पी टी कर्व दिया गया आपको, पी टी कर्व आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीवी कर्व बनाना है। पीवी कर्व बना के बताएं, स्क्रीन पॉज करें और खुद से बनाएं और फिर देखें आपका सही आता है कि नहीं आता। और जिसको समझ नहीं आया समझने की कोशिश करें। देखो ऐसे क्वेश्चन को लिख लिख के करें तभी सही बैठेगा भैया। दिमाग में करोगे तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। एबी प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, एबी प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पे लिख दो टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। आइसोथर्मल ग्राफ आएगा, ए से बी में आइसोथर्मल बनाइए। आइसोथर्मल ऐसा होता है, आइसोथर्मल ग्राफ आ गया। ए से बी में ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ए से बी की तरफ जाने पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर हमारा बढ़ना चाहिए, तो प्रेशर इधर बढ़ेगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए से बी जाने पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं, पहले वॉल्यूम यहां था, वॉल्यूम यहां है, तो वॉल्यूम भी घट चुका है। ठीक, बी से सी की बात करें, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ तो सीधा सीधा ऐसा आ जाएगा क्योंकि प्रेशर की इस लाइन के अलॉन्ग कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है बी से सी में और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम को भी बढ़ना पड़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल T। समझ एक से। फॉर CD प्रोसेस अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बात करते हैं। C से D जाने पे प्रेशर घट रहा है, C से D जाने पे प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सही है वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब तो सीधा सीधा ये बच गया D से, स्ट्रेट लाइन बना लेना भैया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ आ गया। डी से की बात भी कर सकते हैं, डी से में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, तो डी से में वॉल्यूम घट रहा है, तो ये हमारा पीवी कर्व बनेगा। समझ एक से, नोट डाउन करें इसको। आसान है कि नहीं? ठीक, इसी से हमें अगला और बनाना है। ये तो पीवी कर्व बनाया था हमने, अब हमें बनाना है वीटी कर्व। इसी के लिए वीटी ग्राफ बनाना है। ठीक, एबी की बात करते हैं। एबी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, एबी के लिए क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन ये रही और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एबी के लिए प्रेशर देखें बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन बना दी मैंने। अरे ये टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन ही तो बनेगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो इधर दिस इज ए एंड दिस इज बी, क्योंकि ए से बी जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो ए से बी जाने पे वॉल्यूम घटना चाहिए, तो ए से बी आने पे वॉल्यूम, तो ध्यान रखें एरो उल्टे, नाम देखो उल्टे हो चुके हैं। ठीक, समझ आए इसने। अब बात करते हैं बी से सी प्रोसेस की। बी से सी, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल T, V और T में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। V प्रोपोर्शनल T, स्ट्रेट लाइन, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1 और ओरिजिन से पास होता हुआ, तो ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन। समझ आई चीजें? ये हो गया B से C, और V प्रोपोर्शनल T है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ठीक, फिर बात करें C से D। C से D में टेम्परेचर कांस्टेंट, ये लो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट, लाइन ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा इस एरो के लिए। सी से डी में प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ ही रहा है। डी से ए की बात करें, डी से ए की, डी से ए में प्रेशर कांस्टेंट, डी से ए में प्रेशर कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल T। अगेन कहां से लाइन पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। सही बना लेना, इस लाइन को छोटा बना देता हूं। इस तरह से ओरिजिन से पास होगी तो ये बन जाएगा डी से। इस तरह का ग्राफ बनेगा। समझ आई चीजें? थोड़ा बड़ा बना सकते हैं आप, अगर आपको समझ आ गया ओरिजिन से तो लाइन को इधर खींच लो, थोड़ा बड़ा बना लो। समझ आई चीजें? कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह से डी से में बन जाएगा, तो हमारा वीटी कर्व बन जाएगा। समझ आई चीजें? ये हमारा वीटी कर्व बन जाएगा। क्लियर हुई बातें? बहुत बढ़िया।
इसके बाद बात करते हैं, एक और ग्राफ पूछा जाता है, डेंसिटी रो और टेम्परेचर के बीच में भी बनाना है, डेंसिटी और टेम्परेचर। आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसको देख के डर जाते हैं कि डेंसिटी तो पढ़ाएंगे। डेंसिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो इसका आप ग्राफ बना सकते हैं, बनाएं, स्क्रीन को पॉज करके बनाएं, बनाए भैया, बनाए डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं। कैसे बनाएंगे देखो, देखो बात करते हैं ए से बी के लिए। डेंसिटी का मतलब है इनडायरेक्टली 1/v, यानी डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा वॉल्यूम को बना था उसको उल्टा बना देना। एबी प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट एबी प्रोसेस के लिए ग्राफ ऐसा जाएगा, ए से बी, बी अब नाम लिखेंगे देखो। ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इनवर्सली 1/v, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। समझ एक से? तो ये बी ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत? बी से सी में बात करें, बी से सी, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट हुआ, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल T, लेकिन V तो रो के उल्टा है तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द सी। अब आप देख सकते हैं बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल T, T बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। ठीक, तो डेंसिटी घटेगी तो ग्राफ इधर जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे डेंसिटी घट रही है। ठीक है, उसके बाद बात करें सी से डी में, सी से डी में अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो लाइन इधर आएगी, क्योंकि हमें ये सर्कल कंप्लीट भी करना, ऊपर तो नहीं जा सकती, तो ये सी से डी आ गया। सी से डी में बात करें, सी से डी में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सी से डी में प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो घटेगा, डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। बात करते हैं डी से ए की, डी से ए की, डी से ए में प्रेशर कांस्टेंट, डी से ए में प्रेशर कांस्टेंट, डी से ए कहां है, डी से ए में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट की बात ये है तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दिस इज द ग्राफ। समझ एक से? तो इस तरह से अपन ग्राफ बना सकते हैं, तो ध्यान रखें भैया कौन सा ग्राफ कैसा है, इस तरह से अपन ग्राफ बनाते हैं। सही ढंग से समझ आया? देखो सही ढंग से क्लियर हुई क्या चीजें? प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा मामला, ऐसे समझ आने वाला नहीं है। समझ आई इसमें? इस तरह से अपन ग्राफ बना सकते हैं। अब थोड़ा वही साइक्लिक प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कुछ। वैसे मैंने बता दिया था पहले ही, फिर भी बता देता हूं साइक्लिक प्रोसेस में कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है जैसे इस तरह का कि अपन एक पॉइंट से चले, ऐसे घूम के वापस एक पॉइंट पे आ गए, यानी जिस पॉइंट से अपन ने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाना है, तो उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर बात है? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अपन ने जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस पहुंचे, तो सबसे पहली बात इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस में। ये मैं पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन कराया था मैंने। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए। डेल्टा यू हमारे पास होता है एनसीबी डेल्टा टी, तो टी फाइनल और टी इनिशियल सेम ही है, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरी बात मैंने ये बताई थी, इस चीज को अगर अपन ऐसे बनाए अलग अलग, ये मान लो दो पाथ है 1 और 2, तो वन पाथ को अगर इस तरह देखा जाए तो भैया इसका एरिया ही आएगा, यानी इसका वर्क डन ही आएगा W1, और दूसरे वाले को बनाऊं मैं, ये इस तरह का है और इसका एरिया ही आएगा। समझ रहे इससे? तो बताओ एरिया किसका ज्यादा है? W1 और ये W2, तो साफ साफ दिख रहा है W1 इज ग्रेटर देन W2, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है।
तो नेट वर्क डन क्या आना चाहिए, नेट वर्क डन आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। और साफ साफ तो नेट वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है, तो नेट वर्क डन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद वर्क डन हो जाएगा एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अभी देखो कौन से डायरेक्शन में रोटेशन है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वर्क डन क्या रहा है, पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज रोटेशन वर्क डन पॉजिटिव। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, ये इधर होता और ये इधर होता, तो तुम बताओ ये वर्क डन कम आता, ये वर्क डन ज्यादा आता। इसका मतलब ये वर्क डन ये वॉल्यूम को कम कर रहा था, वॉल्यूम को कम कर रहा था, तो ये बड़े वाला वर्क डन नेगेटिव आ जाता और ये वर्क डन पॉजिटिव आ जाता, इसका मतलब नेट वर्क डन नेगेटिव आ जाता, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव होता है। ये चीज लिखा चुका हूं, समझ आए इसे? तो दोबारा सुन लें, इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, क्लॉकवाइज होने पे वर्क डन पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज होने पे वर्क डन नेगेटिव। ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, क्लियर बात है? इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में Q बराबर डेल्टा Q बराबर W होता है, जितनी आप हीट देंगे सारी सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर बात है? इस चीज का सही ढंग से ध्यान रखें, जितने भी अपन हीट देंगे सारी सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? क्या पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है क्या? इसलिए अपन एफिशिएंसी और वो निकालते हैं, कुछ हीट को रिजेक्ट कर देता है, ये कुछ हीट को रिजेक्ट कर देता है और कुछ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए अपन को एफिशिएंसी भी पूछी जाती है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। एफिशिएंसी होता है आउटपुट, आउटपुट के लिए टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन अपॉन Q इनसाइड, Q इनसाइड, यानी अपन ने कितनी हीट दी, रिजेक्टेड हीट नहीं लेंगे, जितनी हीट दी है, रिजेक्ट हीट को अपन कोई काम की नहीं है, जो हीट रिजेक्ट ही कर दी सिस्टम ने या इंजन ने, उसको हमारी काम की थोड़ी। अगर कोई इंजन चल रहा है, इंजन गर्म हो जाता है, तो वो हीट रिजेक्ट में जा रही है, तभी तो गर्म हो रहा है। तो हमने जितनी हीट दी और हमें कितना वर्क डन मिला, वो हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं शुरू में, जब वर्क डन पढ़ा रहा था इंटीग्रेशन पीटीओ, वहां पे ये क्वेश्चन कराया था मैंने, समझ आई इससे? तो आज के लेक्चर में इतना लेते हैं, अगले लेक्चर में अपन कार्नोट इंजन और हीट इंजन के बारे में बात करेंगे, जो कि फाइनल लेक्चर होंगे अगले। थैंक यू।